गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल अकेडमी। सो जहां तक बात है हमारे लास्ट वीडियो की, विच वाज एग्जैक्टली मॉक टेस्ट, और वो मॉक टेस्ट आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल भी रहा होगा। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज इंग्लिश के वैसे ही एक नेक्स्ट मॉक टेस्ट पे, जो कि पर्टिकुलरली बेस्ड है प्रोनाउंस के क्वेश्चन पे। प्रोनाउंस में जो आगे फर्दर हम लोग कैटेगरी करते हैं, चाहे वो हु, व्हेन या विच की हो, तो ये सारे क्वेश्चन बेसिकली उसी पे बेस्ड रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। वी वेंट टू रंजना's पार्टी डैश वी एंजॉयड वेरी मच। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, विच है, हु है, वेयर है, नो नीड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाएगा तो सबको समझ में आएगा कि मैम यहाँ पे जो विच है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैंने अपनी डिटेल्ड वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था, विच को आप लोग हमेशा यूज करते हो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, बर्ड्स या एनिमल्स के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको यूज करते हैं। सो डेफिनेटली ये नॉन लिविंग थिंग बर्ड्स या एनिमल्स में नहीं आएगा। वो वहां पे किसी बात कर रहा है प्लेस की, और प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में हु को भी यूज नहीं किया जाता। रीजन, हु हमेशा बात करेगा सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स के बारे में। सो दैट इज द रीजन व्हाई अगर हम लोग जनरल भी जाते तब भी हमारा आंसर सही बन जाना था कि वी वेंट टू रंजना's पार्टी वेयर। वेयर हमेशा बात करेगा किसी प्लेस के रिगार्डिंग, और डेफिनेटली रंजना की पार्टी किसी प्लेस को, किसी जगह को ही डिनोट करने का काम करेगी। सो वी वेंट टू रंजना's पार्टी वेयर वी एंजॉयड वेरी मच। फटाफट से आंसर को मार्क करते जाएंगे। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अंजलि वेंट टू द डॉक्टर डैश टोल्ड हर टू रेस्ट फॉर 7 days। बहुत इजी है इस क्वेश्चन को करना। अंजलि वेंट टू द डॉक्टर, अंजलि डॉक्टर के पास गई और उसने उसे बोला कि रेस्ट करो 7 days के लिए। यहाँ पे बेसिकली डॉक्टर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, हु, व्हेन या हु या हुम जहां पे भी यूज किए जाएंगे, उनसे पहले यूज किए जाने वाला जो भी वर्ड होगा वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए यूज किए जाते हैं। आफ्टर दैट जो प्रायर वर्ड है जिसको आप यूज कर रहे हो, यू कॉल दैट वर्ड एंटीसीडेंट, ये भी मैंने बताया था। और डेफिनेटली यहाँ पे किसी डॉक्टर की बात हो रही है जो कि अपने आप में लिविंग बीइंग है, तो अनडाउटेडली हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हु। अंजलि वेंट टू द डॉक्टर, हु टोल्ड हर, मतलब हु हमेशा जहां पे भी लगाया जाएगा हमेशा बात करेगा अपने से पहले पर्सन के लिए, जिसने उसे बताया कि उसको रेस्ट करनी चाहिए फॉर 7 days। फटाफट से मार्क कर लेंगे जी आंसर को। आफ्टर दैट गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज डैश डज योर सिस्टर लिव। तो समझ में आएगा which does your sister live, who does your sister live, when does your sister live, not at all possible। तभी समझ में आ जाएगा कि मैम यहाँ पे भी डेफिनेटली किसी जगह की, किसी प्लेस की बात की जाएगी, और जहां पे प्लेस की बात की जाएगी, वेयर डज योर सिस्टर लिव। वेयर आप यूज करते हो हमेशा प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में, तुम्हारी बहन कहाँ रहती है, वो जहां पे प्लेस का रेफरेंस होगा वहां पे हमारा आंसर हमेशा वेयर होना चाहिए। मार्क कर लेंगे जी आंसर को। After that go to our next question, dash book do you like। so यहाँ पे हमारा आंसर आना चाहिए, जिसको कि थोड़ा थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे। क्या हमारा आंसर यहाँ पे when आ सकता है? when मतलब कब, ये हमेशा टाइम के रिगार्डिंग हम बात करेगा, तो यहाँ पे टाइम की तो कोई बात ही नहीं है। हु हमेशा बात करेगा सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के बारे में, तो वहां पे भी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। विच मैंने बताया था, विच जहां भी यूज होगा वो बात करेगा नॉन लिविंग थिंग के बारे में। सो विच बुक डू यू लाइक, तुम्हें कौन सी बुक पसंद है। हु बुक डू यू लाइक नहीं, विच बुक डू यू लाइक, तुम्हें कौन सी किताब पसंद है। कर लेंगे जी फटाफट से मार्क आंसर्स को, और आप अपने आंसर्स को बना के साथ साथ क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। एंड डू टेल मी इन योर कमेंट बॉक्स के आप लोगों के कितने आंसर्स हैं जो बिल्कुल मेरे साथ मैच कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर द करेक्ट वन, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कितनी मेहनत आप लोग कर चुके हैं और अभी भी कितना राइज करने की हम लोगों को जरूरत है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, फिफ्थ क्वेश्चन की, डैश डिड यू फिनिश द गेम। तो यहाँ पे समझ में आएगा तुमने वो गेम कब खत्म किया। हुज डिड नहीं आएगा, हु डिड नहीं आएगा, व्हेन डिड यू फिनिश द गेम, तुमने ये गेम कब खत्म किया, मतलब टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बात की, तो वहां पे अभी मैंने बताया था टाइम के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा आप व्हेन को यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमारा WH फैमिली का जो मेंबर है व्हेन यूज किया जाएगा, व्हेन डिड यू फिनिश द गेम। नोट डाउन कर लेंगे जी फटाफट से। Go to next question. Next question says one who sacrifices his life for a cause। ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करेगा
किसी भी कारण से डेफिनेटली मैं देश के बारे में बात करूं या किसी और के लिए बात करूं, पर अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने वाला हमेशा एक शहीद ही कहलाएगा। सो मार्टियर इज द राइट आंसर। फटाफट से कर लेंगे। पैट्रियट बेसिकली देशभक्त के लिए बोला जाएगा, लेकिन देशभक्ति करना, देशभक्ति की भावना होना, देशभक्त होना डजंट इंडिकेट कि आप लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस ही करेंगे। आफ्टर दैट सोल्जर, सोल्जर अपने आप में फौजी या सैनिक को बोला जाएगा। रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी आइडियाज वाला, तो जरूरी नहीं है कि वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करे, लेकिन एक शहीद हमेशा अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करता है। सो मार्टियर इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी फटाफट से इसको। आफ्टर दैट गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कस्टम ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स एट द सेम टाइम। अपनी लास्ट वीडियो में भी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि पॉलीएंड्री इज द नेक्स्ट आप लोगों का राइट आंसर। सो पॉलीएंड्री को टिक कर लेंगे। लास्ट वीडियो में जो आप लोगों का मॉक टेस्ट था, ये क्वेश्चन आई गेस रिपीट है, तो वहां पे भी मैंने इसका बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया था कि सेवरल वाइफ्स का होना, सेवरल हस्बैंड्स का होना, और पॉलीगैमी अपने आप में सेवरल हस्बैंड्स और सेवरल वाइफ्स का होना, दोनों चीजों को डिनोट करेगा। पॉलीगैमी की ही आगे ये ब्रांच है, दैट इज पॉलीएंड्री। फटाफट से टिक कर लेंगे जी हमारे आंसर को। आफ्टर दैट गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हाउ डू यू से दैट नीदर ही और रवि हैज क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन। तो यहां से हमारा आंसर बनना शुरू हो जाना चाहिए। रीजन हमें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हम लोग गलती कहां कर रहे हैं, पता चलेगा कि ये हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज एंटायरली बेस्ड अपॉन एरर वाला पार्ट। सो जहां पे एरर है वहां पे ढूंढने की कोशिश करेंगे। हाउ डू यू से दैट, तुम कैसे कह सकते हो नाइदर ही और रवि। लेकिन यहाँ पे ना एक ये ऐसा पार्ट है जो आप लोगों को क्लियर कट देखते ही समझ में आएगा कि मैम अगर नाइदर है तो नाइदर के साथ हमेशा नॉर यूज किया जाता है, ना पहले वाला ना दूसरे वाला। नाइदर नॉर का कॉम्बी आप लोग कहाँ यूज करते हैं, जब हमारे पास टोटल 2 पर्सन्स या 2 थिंग्स हो और दोनों को ही आप लोगों को डिस्कार्ड करना है, मतलब 2 हैं और दोनों में से कोई एक भी नहीं सिलेक्ट करना, तो वहां पे हम यूज करेंगे नाइदर नॉर को। और नाइदर के साथ हमेशा कॉम्बी में नॉर आएगा, और को आप लोग यूज करते हो आइदर के साथ। सो दैट इज द रीजन वाई कि हमारा ही और यहाँ पे बी पार्ट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी। यहाँ पे ही और नहीं आना था, ही नॉर आना था, नाइदर ही नॉर रवि। चलिए चलेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज even though the shirt is rather expensive but I wish to purchase it with my own pocket। फटाफट से देखेंगे, फिर से एरर वाला ही क्वेश्चन है और बहुत इजी पार्ट है, कंजंक्शंस वाला बेस्ड में इसको कह सकती हूँ। बताया था मैंने प्रोनाउंस के भी क्वेश्चन रहेंगे और एक तरीके से मॉक टेस्ट है, तो डेफिनेटली एक सब्जेक्ट पे एक पार्ट पे बेस्ड नहीं होता, डेफिनेटली इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है बेसिकली कंजंक्शंस का पार्ट है। इवन दो, हालांकि, ये इवन दो ना हालांकि वाला फील देगा। इवन दो द शर्ट इज रादर एक्सपेंसिव, हालांकि वो शर्ट बहुत एक्सपेंसिव है, बट आई विश टू परचेज इट विद माई ओन मनी। यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जहां पे आप इवन दो यूज करेंगे वहां पे आप लोग बट का यूजेज नहीं कर सकते हैं। छोटा सा एरर है कंजंक्शंस में। आई गेस आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया होगा। इवन दो और बट एक तरीके से एक ही चीज की बात करेंगे, एक ही लय में काम करते हैं, दैट इज द रीजन वाई यहां से बट को हटाना पड़ेगा और डायरेक्ट आप लोग सिंपल यहाँ पे कॉमा को अप्लाई कर सकते हैं। सो इवन दो द शर्ट इज रादर एक्सपेंसिव आई विश टू परचेज इट विद माई ओन मनी, यहां पे खाली कॉमा लगाएंगे तब भी हमारा आंसर सही बन जाएगा, बट को यहां से हटाना पड़ेगा। दैट इज द रीजन वाई बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज एरर हमारा यहीं पे था, बट का यूजेज नहीं होना चाहिए था। चलिए लिख लेंगे जी फटाफट से इसका राइट आंसर। आफ्टर दैट आई गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10th क्वेश्चन। चलिए 10th क्वेश्चन सेज एक्चुअल। यहाँ पे समझ में आएगा कि मैम यहाँ पे अगर एग्जैक्टली कुछ नहीं दिया हुआ तो समझ में आ जाएगा कि ये हमारा जो क्वेश्चन है बेसिकली दिस इज बेस्ड अपॉन सिनोनिम्स। लिख लेंगे जी यहाँ पे, दैट इज बेस्ड अपॉन सिनोनिम्स, NYMS। सिनोनिम्स मतलब वर्ड्स विद सेम मीनिंग। एक्चुअल, एक्चुअल मतलब असल में,
असल में और फैक्चुअल, जैसे ही मैंने ये चारों ऑप्शंस को रीड किया, चाहे वो प्रेग्मेटिक था, चाहे वो ग्राउल था, चाहे वो फैक्चुअल था, तभी हमें समझ में आ जाना चाहिए। देखिए प्रेग्मेटिक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रेग्मेटिक का मतलब है व्यवहारिक। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जिसको बिहेवियरल बोल सकते हैं, चाहे उसको व्यवहारिक लिख सकते हैं। लिखेंगे जी, फटाफट से इसका मीनिंग समझते जाएंगे। प्रेग्मेटिक मींस जो व्यवहारिक हो, व्यवहार, अच्छे व्यवहार वाला। सो व्यवहारिक इसका आंसर नहीं हो सकता। वैसे ही ग्राउल, ग्राउल का मीनिंग होता है गुर्राना। लिख लेंगे जल्दी से, गुर्रा इसका मतलब है गुर्राना। लिख लेंगे जी, गुर्राना। आफ्टर दैट फैक्चुअल, फैक्ट, ये फैक्चुअल एक वर्ड है जो फैक्ट से ही बना है, तो वहीं से समझ में आ जाएगा कि मैम फैक्ट, फैक्ट्स हमेशा रियल होते हैं, सच होते हैं, दैट इज द रीजन वाई। एक्चुअल का सही आंसर तो मेरे को मिल जाएगा, दैट इज सी पार्ट, फैक्चुअल। फटाफट से टिक कर लेंगे इस क्वेश्चन को, सी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट सेज अबाउंड। अब अबाउंड का क्या मीनिंग है इसको समझना पड़ेगा। इसके दो चार आप लोगों को ऑप्शंस दे रखी हैं, एक है स्कार्स, एक है इंटेलिजेंट, पेरेंटल, मॉकिश। तो समझने की कोशिश करनी है। अबाउंड का जो मीनिंग है, बेसिक मीनिंग है, दैट इज ज्यादा मात्रा में, इन लार्ज अमाउंट, यू कैन से इन लार्ज अमाउंट। और हिंदी में लिखना चाहते हैं तब भी लिख सकते हैं कि अधिक मात्रा में या ज्यादा मात्रा में, अबाउंड, अबंडेंस। अबंडेंस एक बिग वर्ड है जो अबाउंड से ही बना है। ये सारे के सारे वर्ड्स के अगर आप लोगों को रूट वर्ड्स बहुत अच्छे से आते हैं, सो वो क्या यही तो है बेसिकली, अगर रूट वर्ड पे काम कर सकते हैं, सो किसी भी वर्ड का मीनिंग गेस करने में हम लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आती। एबंडेंस एक वर्ड बना है अबाउंड से, जो कि है ज्यादा मात्रा में। जैसे ही मैंने बोला ज्यादा मात्रा में, यहां से हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर स्कार्स। लिख लेंगे जी, स्कार्सली। सो डेफिनेटली अगर इंटेलिजेंट की बात करूं, वो भी इसका आंसर नहीं हो सकता। पेरेंटल इसका आंसर नहीं हो सकता। पेरेंटल मीन्स जो हमारे पेरेंट्स के साथ रिलेटेड है। और अगर मॉकिश की बात करूं, सो दैट इज सेंटिमेंटल। लिख लेंगे जल्दी से, सेंटिमेंटल लिख लेंगे। और ये डेफिनेटली यहाँ पे ये जो है ये अपने आप में एंटोनिम है। सॉरी, मैं आप लोगों को बताना भूल गई, दैट इज एंटोनिम्स वाला पार्ट। आई होप यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, सो लिख लेंगे। ये एंटोनिम है। अबाउंड मींस इन लार्ज अमाउंट, और जब भी कोई बहुत ही कम मात्रा में होगा तो ज्यादा मात्रा का अपोजिट जो होगा वो कम मात्रा है। अगर कोई चीज कम मात्रा में है, सो दैट इज स्कार्स। स्कार्स से ही तो वर्ड आगे बना है स्कार्सली, जहां पे मैंने बताया था शायद ही कोई या ना के बराबर। वैसे ही अबाउंड से भी एक बना है वर्ड एबंडेंस। एबंडेंस मतलब ज्यादा मात्रा में। एसएसटी या साइंस की टेक्स्ट बुक्स में आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड पढ़ा भी होगा कि वाटर इज फाउंड इन एबंडेंस अमाउंट, तो वहां से भी पता चल जाता है। या लैंड वाला एरिया जो है हमारी अर्थ पे, दैट इज इन एबंडेंस, या वाटर वाला पोर्शन है। सो एबंडेंस मीन्स ज्यादा मात्रा में। लिख लेंगे जी क्वेश्चन। आप लोगों को हर एक पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव नहीं रहेगा कि डायरेक्ट आंसर पे जाएं, लेकिन उसके बारे में सारा का सारा किंतु परंतु भी पता होना हम लोगों को बहुत जरूरी है। अकॉर्डेंस, अकॉर्डेंस मतलब किसी के लिए जब हम किसी चीज को बताने की कोशिश करेंगे। 12th वाला हमारा आंसर है यहाँ पे, सॉरी 12th, हाँ जी, अकॉर्डेंस। अकॉर्डेंस के लिए हमारे पास चार चार ऑप्शन है। अकॉर्डेंस ज्यादातर यूज किया जाता है जहां पे हम किसी के साथ सहमति जताने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे भी ये हम लोग बात करें तो अकॉर्डेंस है, यहाँ पे है डिसहार्मनी, और कवर है, स्टबन है, मिसेकर है। तो यहाँ पे भी ये हमारा काम करेगा। अकॉर्डेंस मतलब जब किसी चीज के साथ आप लोग अपनी सहमति जताने की कोशिश करेंगे। जबकि डिसहार्मनी ये भी अपने आप में एंटोनिम्स बेस्ड क्वेश्चन है। लेट मी राइट हेयर, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ था, सो एक बार नोट डाउन कर लेंगे। एंटोनिम्स है, अकॉर्डेंस मींस मतलब जब आप किसी चीज के अकॉर्डिंग काम करेंगे, उसके अकॉर्डेंस में है, उसके साथ सहमति है। कवर क्या इसका आंसर हो सकता है? नहीं। स्टबन इज जिद्दी। मसेकर मींस जैसे हम बोलते हैं ना कि जलियां वाला बाग मसेकर, कोई बहुत बड़ा ऐसा काम हो चुका है, कोई बहुत बड़ा कांड ऐसा हो चुका है, तो मसेकर उस चीज के लिए यूज किया जाएगा जब कोई बहुत बड़ा ऐसा काम हो गया जो अपने आप में एक यादगार के रूप में देखा जाएगा। सो मसेकर इज समहाउ बिग वन क्वेश्चन। सो डिसहार्मनी, डिसहार्मनी मतलब लैक ऑफ हार्मनी। यहाँ पे इसका मीनिंग लिख लेंगे, लैक ऑफ हार्मनी।
और अग्रीमेंट मतलब सहमति नहीं जताने वाला। वहां पे मैंने बताया था सहमति है और यहाँ पे मैंने बताया सहमति नहीं जताना। सो डेफिनेटली डिसहार्मनी इज द राइट आंसर। फटाफट से टिक कर लेंगे, डिसहार्मनी इज द राइट आंसर। चलिए अगर यहां तक करेक्ट है, बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज 13th क्वेश्चन। ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर मोर इजियर दैन ज्योग्राफी एंड सोशल स्टडीज। अगेन फिर से वही बताऊंगी, हमेशा मॉक टेस्ट कभी भी किसी एक चीज पे बेस्ड नहीं है, मल्टीपल यहाँ पे आप लोगों के टॉपिक्स को कवर किया जाता है, सो दैट जो स्टूडेंट्स ओवरऑल प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन लोगों को एक आइडिया मिलना चाहिए एग्जैक्टली आप लोगों को एग्जामिनेशंस में कैसे क्वेश्चंस को फेस करना पड़ेगा एंड हाउ यू आर गोइंग टू डील विद दैट क्वेश्चन के साथ डील करना, उसको क्रैक कैसे करना है, क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए। और अगर कहीं हम लोगों को लग रहा है कि लॉजिक बिल्कुल भी नहीं आता बट वहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सो हाउ वी आर गोइंग टू गिव अ करेक्ट गेस, वहां पे गेस भी हमारा सही लगाना बहुत जरूरी है। रीजन आई थिंक यू ऑल नो वेरी वेल कि एक क्या 0.25 मार्क्स की अहमियत जो है आई थिंक वो हर एक कॉम्पिटिटिव लेवल का स्टूडेंट बहुत अच्छे से जानता है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर मोर इजियर देन ज्योग्राफी एंड सोशल स्टडीज। हर किसी को समझ में आया कि मैम ये जो क्वेश्चन है ये आई थिंक वी आर दैट इज बेस्ड अपॉन द दैट इज योर एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव पे बेस्ड है तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात ना हो तो पॉसिबल नहीं है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते ही याद आएगा सबसे पहली डिग्री आप लोगों की थी पॉजिटिव डिग्री, आफ्टर दैट हमारी सेकंड वाली जो डिग्री थी दैट वाज कंपैरेटिव डिग्री, जो हमारी थर्ड डिग्री थी दैट वाज सुपरलेटिव डिग्री। तो समझ में आया मैम तीनों डिग्रीज की जब बात की जाती है तो यहाँ पे ज्योमेट्री एंड ड्राइंग आर मोर इजियर, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे समझ में आ जाएगा। मोर इजियर समझ में आया कि मैम यहाँ पे ईआर लगा रहे हो, ध्यान भी लगा रहे हो, डिग्री कौन सी यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि दो तरीके से, एक तरीके से उन दोनों का कंपैरिजन इन दोनों के साथ किया जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या यहाँ पे मोर आएगा, बोलोगे मैम मोर तो नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी इजी लगा दिया, इजियर लगा दिया ना। इजी अपने आप में वन सिलेबल वर्ड है और इजी की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी, इजी, इजियर, इजीएस्ट। तो मोर इजियर मतलब कंपैरेटिव को और भी कंपैरेटिव करना। एडजेक्टिव की डिटेल्ड वीडियोस में भी मैंने क्लियरली बताया था किसी भी चीज को डबल सुपरलेटिव, डबल कंपैरेटिव, डबल पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। जो चीज अपने आप में कंपैरिजन को रिप्रेजेंट करेगी उसको और कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे इजियर अगर लिख रखा था, ईआर ऑलरेडी लगा रखा था, या तो ईआर ईएसटी लगाया जाएगा, या अगर मोर देन वन सिलेबल था तो मोर या मोस्ट का यूज किया जाएगा। यहाँ पे दोनों का यूज साथ में कर दिया, सो दैट इज द रीजन व्हाई मोर को यहां से हटाना पड़ेगा। सो बी पार्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि एरर सिर्फ और सिर्फ यहीं पे है। टिक कर लेंगे जी, 13 का आंसर है बी पार्ट। चलिए आएंगे जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम पीपल गेट यूज्ड टू चेंजेस वेरी इजीली देन अदर्स डू। चलिए क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे वेरी को रिप्लेस किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ा, सम पीपल गेट यूज्ड टू चेंजेस। कई लोग जो हैं वो बहुत जल्दी चेंजेस को अडेप्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं वेरी इजीली। यहाँ पे वेरी इजीली नहीं आएगा, यहाँ पे मोर इजीली आएगा। टिक कर लेंगे जी, मोर इजीली देन अदर्स डू, क्योंकि ग्रामेटिकली यही करेक्ट है। सो सम पीपल गेट यूज्ड टू चेंजेस वेरी इजीली, देन वेरी को हटा के मोर लगाना था। दैट इज द रीजन के सी पार्ट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी फटाफट से सी पार्ट को। चलिए आएंगे जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दिस रोड इज द वर्स्ट देन एनी अदर रोड इन दिल्ली बट रिमेन्स अनरिपेयर्ड। चलिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या कॉन्टेक्स्ट बनेगा। दिस रोड इज द वर्स्ट, वर्स्ट यहाँ पे लिख दिया, तभी हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे वर्स्ट नहीं आएगा। वर्स्ट क्यों नहीं आना चाहिए मैम, क्योंकि वर्स्ट अपने आप में थर्ड डिग्री दैट मीन सुपरलेटिव डिग्री की बात करेगा। मैंने बोला था बैड, वर्स, वर्स्ट। एक बार नोट डाउन भी कर लेंगे तीनों डिग्रीज। रीजन बहुत बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है, बैड,
वर्स, वर्स्ट, तो वहीं से समझ में आया यहाँ पे दो का कंपैरिजन किया जा रहा है, क्योंकि दैन का यूज है ना, दैन हमेशा किस चीज के लिए यूज किया जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री के लिए। और अगर कंपैरेटिव डिग्री थी मतलब सेकंड डिग्री, अगर सेकंड डिग्री है तो वर्स्ट कैसे यूज कर सकते हैं, हटाएंगे वर्स्ट को और लगाएंगे यहाँ पे वर्स्ट को, और दैट इज द रीजन व्हाई ए पार्ट इज द राइट आंसर, जिसमें एरर है। टिक कर लेंगे जी, फटाफट से मार्क करते जाएंगे आंसर्स को। चलिए आएंगे, चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द women dash I met dash I met yesterday lent me her umbrella। द women, अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सोचने वाली बात है कि आंसर हमारा क्या बनना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था विच को हमेशा कहाँ यूज किया जाएगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, बर्ड्स या एनिमल्स के लिए। क्या विमेन के लिए आप लोग विच लगा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। आफ्टर दैट क्या उसके लिए व्हाट लगा सकते हैं? बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। होम या हो, मैंने अपनी डिटेल्ड वीडियोस में भी बताया था कि प्रोनाउंस के पोर्शन में जब भी आप लोग प्रोनाउंस को स्टडी करते हैं, कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि अपने आप में सुपर इंपॉर्टेंट है, जहां पे कंफ्यूजन होना बहुत जेन्युइन हो जाता है। तो जब भी हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हु की या होम की, तो समझ में आ जाना चाहिए। मैंने लास्ट ये टाइम भी बताया था, हु अपने आप में एक सब्जेक्टिव केस है, होम अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो जिसकी जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। और ऐसे सेंटेंसेस को सॉल्व करते टाइम भी एक बहुत सुपर ट्रिक आप लोगों को सिखाई थी, एक सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होंगे उतनी ही वर्ब होनी चाहिए, या यूं बोल सकते हैं कि जितने वर्ब हैं उतने ही सब्जेक्ट, उतने ही हमारे सब्जेक्ट होने चाहिए। ऑब्जेक्ट अगर है, ज्यादा है, कम है, दैट वी आर लीस्ट बॉदर्ड, लेकिन जितने हमारे सब्जेक्ट उतने हमारे वर्ब अगर होंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेटर है। चलिए उसी टेक्निक के साथ इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व कर रही हूं। मैंने लिखा द वुमेन, क्या द वुमेन अपने आप में सब्जेक्ट है? यू विल से सब्जेक्ट नंबर 1। आफ्टर दैट डैश आई मेट, आई अपने आप में किस चीज का काम करेगा? सब्जेक्ट नंबर 2 का। मेट अपने आप में किस चीज का काम करेगा? वर्ब नंबर 1 का। अब यहाँ पे वर्ब नंबर 1 तो मिल गई। आफ्टर दैट येस्टरडे लेंट मी हर अम्ब्रेला। अब यहाँ पे तो समझ में आ जाएगा कि चलिए मैम ये तो बात की बात है, द वुमेन डैश आई मेट येस्टरडे लेंट मी हर अम्ब्रेला। तो यहाँ पे आना क्या चाहिए? द वुमेन whom I met, जिससे मैं मिला। who I met नहीं, whom I met, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हमारे पास रीजन क्या था? द वुमेन whom I met yesterday lent me her umbrella। अगर मैं लेंट की बात करूं तो ये अपने आप में वर्ब नंबर 2 है, ये सब्जेक्ट नंबर 1, ये वर्ब नंबर 1, ये सब्जेक्ट नंबर 2, ये वर्ब नंबर 2, या आप लोग इसको जैसे मर्जी काउंट कर सकते हैं, बस काउंटिंग वाला पोर्शन कंप्लीट होना चाहिए। अगर 2 सब्जेक्ट हैं तो वर्ब, 2 वर्ब्स का होना जरूरी है। अब यहाँ पे अगर इनका कोटा कंप्लीट है, 2 ही सब्जेक्ट थे, 2 ही वर्ब्स थी, तो मेरे को डेफिनेटली सब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। उसका रीजन क्या था? अगर सब्जेक्ट होगा तो अपने साथ डिमांड लेके आएगा, किस चीज की? अपने साथ वर्ब की डिमांड लेके आएगा, और अपने आप से हम लोग यहाँ पे वर्ब इंक्लूड नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन व्हाई द वुमेन हुम, क्योंकि एक केस में, एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट अगर एक होगा या एक से ज्यादा होगा दैट हार्डली मैटर्स, लेकिन जितने सब्जेक्ट हैं उतने ही ऑब्जेक्ट होंगे, तभी हमारा एक बैलेंस्ड सेंटेंस बनेगा। सो द वुमेन हुम आई मेट येस्टरडे लेंट मी हर अम्ब्रेला। टिक कर लेंगे जी फटाफट से इस आंसर को। आफ्टर दैट गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द हॉर्स डैश आई सिलेक्टेड वॉन द रेस येस्टरडे। तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि मैम आपने क्लियरली बताया था कि जो विच है आप लोगों का हमेशा यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए। हॉर्स एक एनिमल है, सो द हॉर्स विच आई सिलेक्टेड वॉन द रेस येस्टरडे। लिख लेंगे जी, इसको टिक कर लेंगे। आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ही डिड नॉट नो डैश टू डू देन, ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू देन। समझ में आएगा? व्हेन टू डू देन नहीं आएगा। व्हेन तो हमेशा प्लेस उसके टाइम के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हो, ये आंसर नहीं बना।
हु हमेशा लिविंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हो। अच्छा, व्हाट भी अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये भी मैंने बताया था कि अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा और इसके साथ कभी भी कोई एंटीसीडेंट नहीं लगाते हो, ना इसके आगे ना इसके बाद में। दैट इज द रीजन व्हाई कि जहां पे अगर मैं व्हाट लगाऊंगी तो व्हाट के आगे क्या मेरे को कोई नाउन या प्रोनाउन नजर आया, यू विल से कि मैम यहाँ पे तो कोई नाउन प्रोनाउन नहीं है, रादर वर्ब है। तो व्हाट का कॉन्टेक्स्ट यही बोलेगा कि मेरे को मेरे आगे मतलब मेरे से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं चाहिए। आई मीन टू से कोई भी एंटीसीडेंट नहीं चाहिए। दैट इज द रीजन व्हाई ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू देन। उसको नहीं पता था कि अब क्या करना है। लिख लेंगे जी व्हाट इज द राइट आंसर, टिक कर लेंगे जी व्हाट। चलिए चलेंगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ पर्सन हु एंड्स टू मेक अटैक, जो अटैक करेगा ही करेगा, डेफिनेटली वो एक अग्रेसिव पर्सन कहलाएगा। लास्ट वीडियो में भी आई थिंक ये क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डेफिनेटली रेपिटेशन में रहते हैं, बिकॉज ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स पे बेस्ड रहते हैं और मॉक टेस्ट कुछ ना कुछ कंटेंट हमारा भी रहता है, सो एड ऑन कंटेंट रहता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई कुछ क्वेश्चंस रेपिटेशन में चलते हैं। सो अग्रेसिव इज द राइट आंसर, टिक कर लेंगे जी फटाफट से इसको। After that, go to next question. Next question says one who is liked by people, जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं, उसको क्या बोला जाएगा? पॉपुलर। लास्ट टाइम भी बताया था, फिलेंथ्रोपिस्ट बहुत ही उदार पर्सन, बहुत बड़े दिल वाला, अच्छे दिल वाला, उदार किस्म का पर्सन है। मिसएंथ्रोपिस्ट जो बिल्कुल उदार नहीं है, उसको लोग क्या पसंद करेंगे? उदार इन द सेंस बड़े दिल वाला, बहुत अच्छे व्यवहार वाला। सो दैट इज द रीजन पॉपुलर इज द राइट आंसर। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Unless Ashish does not return all the library books, he will not be awarded the pass certificate. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, या फिर ये समझेंगे इंग्लिश के बहुत अच्छे लॉजिक्स क्लियर हो जाते हैं। आई गेस आप लोगों ने इसका आंसर बनाया होगा, तो लेट्स चेक कि किसका क्या सही है। अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। अपनी वीडियोस में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर सेंटेंस में एक नेगेटिव वर्ड है तो उसी सेंटेंस में दूसरा नेगेटिव वर्ड, आई मीन टू से नो या नॉट, आप लोग नहीं यूज कर सकते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई यहां से डज नॉट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस अपने आप में ही बता रहा है जब तक नहीं। अगर ये जब तक नहीं पहले ही बता रहा है तो दो सेंटेंस में, एक सेंटेंस में दूसरा नेगेटिव लेके आने की जरूरत ही नहीं है। अनलेस अपने आप में दिखने में जैसा भी हो, लेकिन अपने आप में ये नेगेटिव सेंटेंस है। जब तक नहीं, जब तक आशीष रिटर्न नहीं करेगा सारी की सारी लाइब्रेरी की बुक्स, तो वो तब तक उसको पास सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अभी भी इसमें एरर आएगा। रीजन, अब इसको करेक्ट पूरा का पूरा करेक्ट करेंगे। ये तो हर किसी को समझ में आया कि मैम ए पार्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि एरर इसी में है। लेकिन अभी हमारा काम सिर्फ एरर ढूंढना नहीं है, एरर को करेक्ट करना भी है। रीजन, तभी तो हम लोगों को स्क्रैच से एंड तक सब का सारा समझ में आएगा। आशीष है, सिंगुलर है, वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, बताया था। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस को लगाया जाता है और वर्ब को प्लूरल बनाने के लिए एस को हटाया जाता है। सो अनलेस आशीष रिटर्न्स ऑल द लाइब्रेरी बुक्स, ये यही बोलना चाहता है, जब तक आशीष लाइब्रेरी की सारी बुक्स को वापस नहीं कर देगा तब तक उसको पास सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। चलिए ए पार्ट को टिक कर लिया, दैट इज द राइट आंसर। आएंगे जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहन कुड नॉट गो टू द पिकनिक फॉर हिज मदर वॉज नॉट वेल। ये क्लियरली क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल, सॉरी ये हमारा प्रेपोजिशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे ही मैंने प्रेपोजिशन बोला, आई थिंक आप लोगों को ये बोलचाल की भाषा से भी पता चल जाएगा। मोहन कुड नॉट गो टू द पिकनिक, यहां तक तो सही है। फॉर हिज मदर वॉज नॉट वेल, फॉर नहीं, यहां पे आप लोग लिखेंगे एज हिज मदर वॉज नॉट वेल, या एज लिख दे या बिकॉज लिख दे। रीजन, यहाँ पे ये कारण देने का ही तो काम कर रहा है, तो यहाँ पे फॉर का कोई इशू नहीं आएगा, फॉर का सॉरी इशू आएगा, गलत हो जाएगा। फॉर को हटाना पड़ेगा और फॉर की बजाय एज या बिकॉज को यूज करना पड़ेगा।
क्लियरली सी पार्ट इज द राइट आंसर। टिक कर लेंगे जी। तो ये थे हमारे टोटल 22 क्वेश्चंस। आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चंस को करके समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हमारा सिनेरियो क्या होना चाहिए जब हमारे 10 या 20 क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनेशन विच यू हैव फिल्ड। सो क्वेश्चंस को करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एंटोनिम सिनोनिम्स पे हम लोगों को कितना एफर्ट करना चाहिए, प्रोनाउंस का, वर्ब्स का, टेंसेस का, हर एक चीज का सिनेरियो क्लियर होना चाहिए। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही करेंगे, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। मॉक टेस्ट और भी बहुत सारे हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कशन करवाए जाएंगे। सो कीप अपडेटेड। सो जहां पे आप लोग जितने मॉक टेस्ट को लगाएंगे, जितने मॉक टेस्ट को ध्यान से समझेंगे, सुनने की कोशिश करेंगे, तो वहीं पे हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बहुत अच्छे से ग्रूमिंग हो जाएगी। सो टिल देन इसी लेक्चर्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू।